Hello students, today we will be discussing your problem set 1 that is based on sets and functions. Let's start with question number 1. Question number 1 says prove that B minus A union C minus A is equals to B union C minus A. We need to show left hand side is equals to right hand side. जब भी हम सेट की बात करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में दिखाना है तो मुझे दो कंटेनमेंट दिखानी है, एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में। ये मेरे दो मेन एम है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। लेट x बिलोंग्स टू b माइनस ए यूनियन c माइनस ए। मुझे दिखाना है ये कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड में। सिर्फ सॉल्व करते जाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। दैट इज x कहाँ है, b माइनस ए में। यूनियन का मतलब क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है तो या तो वो इसमें है या वो इसमें है या दोनों में है। तो या तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, या मेरा x कहाँ होगा, c माइनस ए में, या फिर मेरा x कहाँ होगा, b माइनस ए में, एंड x कहाँ होगा, c माइनस ए। दोनों में होगा, इंटरसेक्शन में। यूनियन का मतलब होता है फर्स्ट में, सेकंड में या दोनों में। दैट इज फर्स्ट वाले से मुझे समझ में आया x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। सेकेंड वाले से समझ में आया और x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। थर्ड वाले से मुझे समझ में आया x b में भी है एंड x c में भी है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। दैट इज इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब इसको देखो, तीनों में एक कंक्लूजन तो कॉमन है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इन तीनों को देखो तो b में है, c में है या दोनों में है। जब हमारे पास ये कंडीशन होती है, हम फर्स्ट में है, सेकंड में है या कॉमन है, तो हम कहाँ चले जाते हैं, यूनियन में। यूनियन की डेफिनेशन होती है या तो आप फर्स्ट में हो या सेकंड में हो या कॉमन में हो। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, यूनियन में हो, ए में नहीं हो, तो फर्स्ट जिसमें होते हैं वो लिखा जाता है, जिसमें नहीं होते हैं वो बाद में लिखा जाता है, और नहीं होते हैं तो साइन कौन सा लग जाता है, माइनस का। ध्यान से देखो तो ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। दैट इज मेरा फर्स्ट क्लेम होल्ड कर गया, लेफ्ट हैंड साइड इज कंटेन्ड इन राइट हैंड साइड। मुझे सिर्फ इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए थी कि यूनियन का क्या मतलब होता है। यूनियन का मतलब होता है या तो हम फर्स्ट में हैं या सेकंड में हैं या हम कॉमन है। अगर डिसजॉइंट वर्ड लिखा हुआ है तो थर्ड पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेट x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी, b यूनियन c माइनस ए। फिर से सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेगेशन की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज x b यूनियन c में है, माइनस का साइन है, तो मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a। फिर से इसको खोल के लिख दो, यूनियन को। क्या था इसका मतलब, या तो हम b में हैं या हम c में हैं या हम दोनों में हैं। और साथ में कौन सी कंडीशन चल रही थी तीनों के, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यहाँ भी x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको मैं कैसे देख के लिख सकती हूँ, दैट इज फर्स्ट वाले को देखो तो x बिलोंग्स टू b माइनस ए, सेकेंड वाले को देखो तो x बिलोंग्स टू c माइनस ए, थर्ड वाले को देखो तो x बिलोंग्स टू b माइनस ए था, इंटरसेक्शन है साथ में तो क्या आ जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू c माइनस ए। ध्यान से देखो तो b में भी था c में भी था, दोनों लिख दिए। इंटरसेक्शन था तो एंड, और a में नहीं था तो दोनों का नेगेशन लिख दिया। इन तीनों को देखो तो ये किसकी डेफिनेशन है, पहला सेट यूनियन दूसरा सेट। तो इससे मुझे समझ में आया दैट इज राइट हैंड साइड इज कंटेन्ड इन लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ दिस इम्प्लाइज मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, जो कि क्या है, b माइनस ए यूनियन c माइनस ए
इज इक्वल्स टू बी यूनियन सी माइनस ए, हेंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूव करके दिखाना था कि बी माइनस ए यूनियन सी माइनस ए इज बी यूनियन सी माइनस ए। इसी की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रूव करके दिखाओ। टू शो है मेरा बी माइनस यूनियन ए अल्फा इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन बी माइनस ए अल्फा। अब ये अल्फा कहाँ से आ रहे हैं? ये एक सेट है जिसका नाम है लैम्डा। लैम्डा का क्या मतलब है? ये एक आर्बिट्री सेट है, मुझे नहीं पता मेरे अल्फा कितने हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि लैम्डा में 1 2 3 तीन लोग हैं, तो आपके पास क्या क्या आएगा? A1 A2 A3। अगर आपको बता दिया जाए लैम्डा में 1 से लेके n तक है, तो आपके पास क्या आएगा? A1 A2 A3 AN। अभी मुझे पता ही नहीं है कितने हैं, तो ये आर्बिट्री के लिए लिखा जाता है। आर्बिट्री का मतलब होता है एनी, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो, अब वो कितने भी हो सकते हैं। और ये हमारा लॉ कौन सा है? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत सिंपल है, याद रखना। याद करो, जब भी माइनस के आगे कोई भी चीज जाती थी तो वो अपना साइन चेंज कर देती थी। प्लस होता था तो वो माइनस बन जाता था, माइनस होता था तो वो प्लस बन जाता था। ऐसे ही यहाँ होता है, ये एक माइनस है, जैसे ही यूनियन इसको क्रॉस करके बाहर जाएगा वो क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो जैसे ही यूनियन उस जैसे ही इंटरसेक्शन क्रॉस करता वो क्या बन जाता? यूनियन। आपकी शक्ल चेंज हो जाती है। प्लस का उल्टा माइनस होता है, ऐसे यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन होता है। जब भी आप उसको क्रॉस करोगे आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी। इस बार मुझे फिर से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कंटेनमेंट और ये कंटेनमेंट दिखानी है, सीधा स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है? एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन। सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, चाहे एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे। अगर आपने अपना फर्स्ट टॉपिक जिसमें डेफिनेशन बताई जाती है, किसी भी टॉपिक का फर्स्ट डेफिनेशन आपको क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, इंटरसेक्शन भी आ सकता है। आपको अल्फा की जगह आई भी दिया जा सकता है, आई गोज फ्रॉम 1 to n। बात एक ही है, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये सेट है, उनकी नंबरिंग की जा रही है। जो यहाँ लिखा जाता है वो सिर्फ नंबरिंग के लिए होता है। यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है आई गोज फ्रॉम 1 to n, तो मुझे बस पता चल जाएगा कि ये n तक जा रहे हैं, बस। आगे डेफिनेशन है, नेगेशन की डेफिनेशन लिखी मैंने, फर्स्ट में हो सेकंड में नहीं हो। फर्स्ट को तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो। यूनियन में होने का मतलब क्या होता है? फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, या कॉमन सब में हो, या दो में हो, तीन में हो। अगर आप यूनियन में हो ही नहीं, तो ना तो आप कॉमन में हो, ना आप किसी एक में हो, तो मैं बोलूंगी दैट इज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। इसका मतलब क्या है? आप किसी में भी नहीं हो। यूनियन अगर आप किसी एक में भी होते तो आप ऑब्वियसली यूनियन में चले जाते, अगर आप नहीं हो तो आप किसी में नहीं हो। ये बात समझ में आई? यूनियन हटा तो उसकी जगह फॉर ऑल आया, क्योंकि यूनियन में ना होना मतलब किसी में भी ना होना। तो एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए अल्फा फॉर ऑल अल्फा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, फॉर ऑल। सिर्फ इसी को रीड करूं अगर मैं, तो इसका मतलब क्या है? एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए अल्फा फॉर ऑल अल्फा। लिख सकती हूँ फॉर ऑल, मतलब सब के सब, मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रही है सारे अल्फा के लिए। जब हम सब में हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे? इंटरसेक्शन में। यूनियन में होने का मतलब किसी एक में, दो में, तीन में। सब में होने का मतलब आप कहाँ जा रहे हो? इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन किसका है? बी माइनस ए अल्फा का। ध्यान से देखो तो ये राइट हैंड साइड है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज कंटेन्ड इन राइट हैंड साइड। एक इम्प्लीकेशन होल्ड कर गई, सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कन्वर्सली लेट एक्स बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? इंटरसेक्शन बी माइनस ए अल्फा। फिर से सिर्फ इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे रीड करेंगे? इंटरसेक्शन है तो एक्स कहाँ जाएगा? बी माइनस ए अल्फा में फॉर ऑल अल्फा, क्योंकि इंटरसेक्शन कहता है कि आपको कहाँ होना पड़ेगा? सब में। दूसरा नेगेशन की डेफिनेशन, फर्स्ट में होते हो बट
सेकंड वाले में नहीं होते हो। ये चलता रहेगा साथ साथ, इसमें कोई चेंज नहीं है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब कहाँ जा रहे हो, बी माइनस ए अल्फा में थे हम। अब इसको एज इट इज कॉपी करो, बट के आगे वाली चीज को चेंज करते हैं। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, मतलब आप किसी में भी नहीं हो। तो आप कहाँ नहीं हो पक्का, दैट इज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए अल्फा। अब सिर्फ इन दोनों को देखो तो आप बी में हो, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए अल्फा, मतलब एक्स कहाँ जा रहा है, एक में हो एक में नहीं हो। तो जो इसमें होते हो वो पहले लिखा जाता है, और जिसमें नहीं होते हो वो कहाँ चला जाता है, बाद में। ध्यान से देखो तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। उल्टा हो गया, राइट हैंड साइड इज कंटेन्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर हो गई, दैट इज बी माइनस यूनियन ऑफ ए अल्फा इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस ए अल्फा। यही मुझे प्रूव करके दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि प्योरली सेट पे बेस्ड था। दो डेफिनेशन यूज हो रही थी, इंटरसेक्शन, यूनियन, बस ये दो डेफिनेशन पता होनी चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी सेट की नॉलेज चेक करता है। हमारे पास एक एक्स है, एक्स कहाँ से आ रहा है, 0 1 से। ए एक्स डिफाइन किया हुआ है, जो कि कैसा है, वो सारे रियल नंबर सच दैट माइनस एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 के बीच में z लाई करता है। इस सेट को देख के कभी भी घबराना नहीं है, ये सेट सिर्फ ये बताता है कि आपने पॉइंट्स कहाँ से उठाने हैं। वो कह रहा है कि पहले तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 के बाद 0.1 0.2 कुछ भी ले सकते हो, 1 नहीं हो सकती, 1 से पहले तक ले सकते हो। तो मैं 0.99999 तक जा सकती हूँ, मैं 1 पे नहीं जाएंगे। तो इसने बोला कि आपने 0.1 उठाया, एक सेट डिफाइन कर दो a 0.1, जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे जो कहाँ लाए कर रहे होंगे, -1.1 से लेके 1.1 के बीच में। x की वैल्यू 0.1 प्लस 1 दैट इज 1.1। तो ये कहना चाह रहा है कि a 0.1 एक सेट है। फिर ये कह रहा है x की वैल्यू दूसरी ले लो, मैंने 0.5 ले ली। एक और सेट आया जिसका नाम क्या है, a 0.5, जिसमें कैसी वैल्यूज होंगी, -1.5 से लेके 1.5। पहले तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसका मतलब समझो, कि यहाँ से इंडेक्स उठाया जा रहा है। इंडेक्स होता है जो सेट के यहाँ लगता है, और उसके उस पर डिपेंड करते हुए मैंने सेट डिफाइन किए हैं। अब ये कह रहा है ऐसे जितने भी सेट थे ना, उनका यूनियन निकाल के बता दो क्या होगा। ये यूनियन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अब पहले तो ये देखो ये है क्या, याद करो, एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटा सा कंसेप्ट स्कूल में सीखा था। जब भी मॉड जेड की वैल्यू ए से छोटी होती थी, इसका मतलब क्या होता था, जेड कहाँ लाया कर रहा है, ए और माइनस ए के बीच में। मॉडुलस खुलता था तो ऐसा दिखता था, मॉड जेड इज लेस देन इक्वल्स टू ए का मतलब ये होता था आप उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाया कर रहे हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज मॉड जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। ये मुझे यहाँ से समझ में आया। फिर इस सेट से मुझे क्या समझ में आया, x कहाँ लाया कर रहा है, सिंस x बिलोंग्स टू 0 1, मतलब x की वैल्यू स्ट्रिक्टली छोटी किससे है, 1 से। तो इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मॉड z जो कि x प्लस 1 से छोटा था, x जो कि 1 से स्ट्रिक्टली छोटा है, कितनी हो गई वैल्यू, 2। तो मुझे क्या समझ में आया, मेरे मॉड z की वैल्यू एनी हाउ किससे छोटी होगी, हमेशा 2 से, जब जब x कहाँ से आ रहे होंगे, 0 1 से। तो मुझे ये कंडीशन समझ में आई। अब जब हमारी वैल्यू हमेशा लाए ही यहाँ कर रही है, मॉड z की वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब मेरा z कहाँ लाए कर रहा है, हमेशा -2 और 2 के बीच में, चाहे x की वैल्यू यहाँ से कोई भी आ रही हो। अब ये यही तो कह रहा था, कैलकुलेट करके बताओ कि मुझे यूनियन बता दो कैसा है, मतलब जब सारे x कंसिडर करो और जो सेट बन रहे हैं उनका यूनियन लिख दो। तो मेरा ये यूनियन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसा होगा, -2 से 2 के बीच में। समझ में आया। ऊपर से वैल्यू देखी, x कहाँ लाई कर रहा है, z कैसा दिखता है, दोनों को क्लब कर दिया और आंसर आ गया। सिर्फ
सेट क्या होता है, उसके अंदर लिखी हुई कंडीशन का मतलब क्या है, सिर्फ वो समझना है। इसी का सेकंड पार्ट कहता है कि इस बार लैम्डा दे रखा है इंडेक्स सेट n such that n is a positive integer। उसी पे डिपेंड करता हुआ सेट डिफाइन किया हुआ है an, जो कि क्या कह रहा है, z कहाँ से आ रहे हैं, रियल से। हमारा फर्स्ट लेक्चर याद है अगर तो बहुत बार ये एग्जांपल की है, 4 बार 4 डेफिनेशन करी थी, बाउंड, सुप्रीमम, अपर बाउंड, मैक्सिमम, सब में ये सेट यूज किया था। सेट कैसा दिखता था ध्यान से देखो तो, एक बार लिख के देख लेते हैं, आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार समझ में आ जाए सेट कैसे हैं वो देखते हैं। n पॉजिटिव इंटीजर था, सबसे पहले मैंने 1 लिया, तो a1 कैसा है, z बिलोंग्स टू r सच दैट, ये वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, इनके बीच में। n की वैल्यू 2 ली, तो वो सारे रियल नंबर जो कहाँ लाई कर रहे हैं, हाफ और इसके बीच में, ऐसे ही चलते जाएंगे, 8 n आएगा रास्ते में, z बिलोंग्स टू r सच दैट वो कहाँ लाई कर रहा है। तो मुझे समझ में आया मेरे सेट की एक्चुअली में शक्ल कैसी दिखती है। करने के लिए क्या बोल रहा है, ये क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, इस बार कह रहा है इंटरसेक्शन निकाल दो, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरे पास ये 0 था, ये 1 था। फर्स्ट a1 कह रहा है कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, 0 नहीं है उसके पास। a2 कह रहा है कि मेरे पास 0 से हाफ तक की वैल्यू है। इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आएगा, कॉमन क्या है, ये। फिर a3 आया, उसने बोला मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, 0 उसके पास भी नहीं है, फिर कॉमन क्या आया, ये। तो ऐसे देखो ध्यान से, तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटा छोटा होता जा रहा है। अब हमें पता है n टेंड करेगा इन्फिनिटी को, जब लास्ट सेट आएगा an इन्फिनिटी को टेंड करेगा, कभी भी अप्रोच नहीं करेगा, दोनों में अब कभी भी वैल्यू अटेन नहीं करेगा, दोनों में बहुत फर्क होता है। n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, मतलब उसकी तरफ जा रहा है, कभी पहुंचेगा नहीं। n की वैल्यू 1 पे आप पहुंचे, n की वैल्यू 2 पे आप पहुंचे, n की वैल्यू 3 पे आप पहुंचे, इन्फिनिटी पे कभी नहीं पहुंचोगे। तो ये 1/n कभी 0 पे नहीं पहुंचेगा, टेंड करेगा, पहुंचेगा नहीं। तो ऐसे करते करते मुझे मेरा जो लास्ट सेट होगा उसके अंदर वैल्यूज जो होंगी वो 0 से छोटी होंगी, an की मैं बात कर रही हूँ, और 1/n से छोटी थी। जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ये 0 पे जाएगा, तो ये वैल्यू कभी आएगी नहीं मेरे पास, ना यहाँ 0 था ना यहाँ था, छोटा होता जा रहा है सेट। तो लास्ट में सोचो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा मुझे, 5, सिंस सेट an is decreasing and last set is empty। जब आप छोटे होते जा रहे हो, एक बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल एंड सो ऑन, वो बोल रहा है कॉमन हिस्सा निकालो, तो सबसे लास्ट वाला आएगा, सबसे लास्ट वाला खाली है, तो हमारा इंटरसेक्शन कैसा आ गया, 5। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे इंटरसेक्शन में क्या था। अगर वो बोलता कि n की वैल्यू 10 तक है, तो मैं सीधा सीधा लिख देती कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 कभी आ नहीं रहा है, और 1/10 तक जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में ये था। क्योंकि ये कह रहा है कि सबका निकालो, तो लास्ट सेट खाली है, इसलिए हमें इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या कहता है, पावर सेट। ऐसे एक सेट है, उसका पावर सेट डिफाइन किया हुआ है। पावर सेट ऑफ एस में कैसे एलिमेंट्स हैं, वो सारे टी हैं, सच दैट टी किसके सबसेट हैं, एस के। स्कूल में बहुत बार पढ़ा है पावर सेट क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते थे, सेट निकालते थे। तो होता क्या था बेसिकली, अगर ये एस है तो इसके अंदर जो भी आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सारे सेट की जो कलेक्शन है, इनका यूनियन, इनका इंटरसेक्शन, जो भी इसके अंदर है, ये खुद और फाई, इन सब की कलेक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, पावर सेट। एक छोटी सी बात होती है कि जब सेट होता है तो उसके अंदर से एलिमेंट आता है, एलिमेंट की शक्ल होती है एक्स टाइप की। जब पावर सेट होता है तो उसके अंदर से जो एलिमेंट आता है वो कैपिटल टी होता है। यहाँ सबसेट्स हैं, बस आपको ये समझना है कि जैसे हर क्लासरूम में एक स्टूडेंट है तो वो एक स्टूडेंट है, ऐसे ही सारे क्लासरूम्स जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, स्कूल। जब मैं स्कूल का सबसेट ढूंढूंगी तो वो क्लासरूम होगा, जब मैं क्लासरूम के एलिमेंट्स ढूंढूंगी तो वो स्टूडेंट्स होंगे। ऐसे ही पावर सेट का सबसेट ढूंढोगे तो वो एक सेट होगा,
जब इस सेट के अंदर देखोगे क्या है तो वो एलिमेंट्स होंगे, बस ये समझना है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। टू शो क्या करना चाहते हैं, जब जब ए बी में होगा, प्रूव करके दिखाओ, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी में होगा। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, दो इम्प्लीकेशन, पहले इसे मानो ये प्रूव करो, फिर इसे मानो ये प्रूव करो। तो पहले मैंने मान लिया कि लेट अस सपोज ए इज कंटेन्ड इन बी। टू शो क्या करना चाहते हैं, पावर सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन पावर सेट ऑफ बी। क्वेश्चन स्टार्ट करते ही मैंने एक बात बोली थी कि पावर सेट में कुछ उठाओगे तो वो सेट टाइप का होगा। स्टार्ट करते हैं, कुछ इसमें से उठाना है और इसमें प्रूव करना है। तो लेट टी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। समझ में आया मैंने एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि पावर सेट में आने वाले एलिमेंट्स जो होंगे, जो इसके अंदर बैठे हैं, उनका नाम सेट है, इसलिए कैपिटल टी लिया। इसका मतलब क्या है, टी कहाँ जा रहा होगा पक्का, ए में। ये डेफिनेशन है। जब भी आप पावर सेट से आओगे आप किसके अंदर होगे, पावर सेट ऑफ ए है तो ए में जाओगे, पावर सेट ऑफ बी है तो बी में जाओगे। तो ये मुझे डेफिनेशन से समझ में आया। फिर मुझे गिवन क्या है इस बार, क्या अज्यूम करके चल रहे हैं हम, एंड ए इज कंटेन्ड इन बी। ट्रांसटिविटी, टी ए में है ए बी में है, तो ऑब्वियसली टी कहाँ चला गया, बी में, बाय ट्रांसटिविटी। अगर आप बी में जा रहे हो तो आप पक्का कहाँ जा रहे हो, पावर सेट ऑफ बी में, क्योंकि पावर सेट क्या करता है, जो भी बी में आ रहा है उसको उठाएगा, उसके यूनियन को उठाएगा, इंटरसेक्शन को उठाएगा, सबको उठाएगा। तो टी को तो उठाएगा ही। दैट इज, मैंने एक एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए से लिया था, वो पावर सेट ऑफ बी में चला गया, मेरी कंटेनमेंट होल्ड कर दी। अब कन्वर्सली सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी, इस बार ये अज्यूम कर लो और टू शो करके दिखा दो कि ए इज कंटेन्ड इन बी। इस बार सेट है, वही स्कूल के अंदर देखोगे क्या है तो क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर देखोगे तो क्या है, स्टूडेंट। तो मैंने इस बार एक एक्स उठाया ए से, स्मॉल। आपने अगर एलिमेंट की शक्ल ही गलत लिख दी ना स्टार्टिंग में, तो एग्जामिनर आपको 0 नंबर देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा आपको कोई नॉलेज नहीं है कि सेट में से कौन आएगा, पावर सेट में से कौन आएगा। तो मैंने एक्स ए से उठाया। टू शो क्या करना चाहती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ध्यान से देखो, ये ए है, इसके अंदर एक एक्स है, तो ये एक्स किसी ना किसी एक सेट में तो जाएगा ही, ए के। अगर किसी में नहीं जा रहा तो ए में तो है ही, और पावर सेट में ये तो आ ही रहा है। तो जैसे ही मैंने एक्स ए से उठाया था, एक्स किसी न किसी एक टी में जाएगा, फॉर सम टी कंटेन्ड इन ए। अगर ऐसा कोई टी नहीं है तो ए तो है ही। तो यहाँ पे ए कंटेन्ड इन ए लिख के हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही, इसीलिए मैं फॉर सम लिख रही हूँ। फॉर ऑल नहीं लिख रही, फॉर सम, किसी एक में जाएगा। जैसे ही हम इसमें गए, टी कहाँ है, ए में, तो बाय डेफिनेशन टी कहाँ चला गया, पावर सेट ऑफ ए में। ये किसकी डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। एक बार देख लेते हैं पावर सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, कि जब जब टी एस से आएगा, वो टी कहाँ जाएगा, पावर सेट में। तो आपको एस में जाना है तो आप उसके पावर सेट में चले जाओगे। इस बार टी कहाँ से आ रहा था, ए से, तो ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन कहाँ चला गया, टी पावर सेट ऑफ ए में। तो जैसे ही टी मेरा पावर सेट ऑफ ए में गया, मैंने सब कुछ क्लब कर दिया। एक्स ए में था, उससे एक्स टी में गया था, टी ए में था, तो एक्स कहाँ चला गया था मेरा, पावर सेट ऑफ ए में। दैट इज, सीधा पावर सेट ही लिख देते हैं, एक लाइन बच जाएगी, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ये किस में गिवन है, पावर सेट ऑफ बी में, ये मुझे गिवन है। तो दैट इज, मेरा एक्स टी में है, टी कहाँ चला गया, पावर सेट ऑफ बी के अंदर। जैसे ही मेरे पास ये कंडीशन आई, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ टी, मैं ये लिख सकती हूँ एक्स बिलोंग्स टू टी था, और वो बी में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पावर सेट की डेफिनेशन है, आप जब भी पावर सेट में हो आप उस बी में तो हो ही। तो मेरा एक्स कहाँ चला गया, बी में।
दैट इज हम यही तो प्रूव करना चाहते थे, एक्स इज कंटेन्ड इन बी। देयरफॉर जब जब ए बी में होगा, पावर सेट ऑफ ए हमेशा कहाँ जाएगा, पावर सेट ऑफ बी में। यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फंक्शंस पे बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस ट्रू। अगर कोई चीज सही है तो आपको प्रूव करनी होती है, अगर वो गलत है तो आपको उसका काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, प्रूव और डिसप्रूव। मैं भी सिर्फ लिख रही हूँ कि अगर एफ आर से लेके आर तक था, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन if and only if mod fx is increasing। हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर मेरा f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मेरा mod f भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हम प्रूव करना चाहते हैं या डिसप्रूव करना चाहते हैं। अगर आपके पास काउंटर एग्जाम्पल है तो आप वो देख सकते हो। अब पता कैसे चलता है कि प्रूव हो गया नहीं होगा, उसके लिए भी सिर्फ डेफिनेशन चाहिए। एक बार डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती थी, लेट x1 छोटा ले लो x2 से, f is increasing if fx1 छोटा या बराबर आ रहा है fx2 से। इसका मतलब क्या है, अगर ये x1 ये x2 ये fx1 ये fx2, वो कह रहा है बड़े पॉइंट पे वैल्यू भी बड़ी होगी तो आप इंक्रीज कर रहे हो, बड़े पॉइंट पे वैल्यू छोटी हो जाती है तो आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज। आगे बढ़ते जा रहे हो और वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इंक्रीजिंग, आगे बढ़ रहे हो वैल्यू कम होती जा रही है, यही उल्टा साइन हो जाता तो मेरा फंक्शन ऑब्वियसली कैसा हो जाता है, डिक्रीजिंग। तो मुझे सिर्फ ये समझना है, बड़े पॉइंट पे वैल्यू बढ़ी तो इंक्रीजिंग, अदरवाइज फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। अब स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा, अब मुझे तो पता है देखो कि काउंटर एग्जाम्पल होल्ड करता है या प्रूव होता है, पर आपको कैसे सोचना है। अब मैंने फर्स्ट ऐसा सोचा कि बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं एक x1 ले रही हूँ x2 से छोटा तो fx1 आ रहा है fx2 से छोटा, ये मुझे गिवन है। ये सिर्फ सोच रहे हो आप, ये प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ सोचना है। ये मुझे गिवन है, ये मैं प्रूफ करना चाहती हूँ। तो अगर ये चीज है तो इस बार ये भी प्रूफ करना है। तो मुझे ये सोचना है कि हर बार जब जब ये चीज होगी मॉड भी छोटा होना चाहिए। नॉर्मल एग्जाम्पल से सोचो, हमेशा जैसे देखो -2 छोटा होता है -1 से, मॉड लेते ही उल्टा नहीं हो जाता, 1 छोटा होता है 2 से, सेम चीज तो होल्ड करेगी ही नहीं। अगर मैं सिंपल फंक्शन ही ले लूं, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे सोचा करो कि ये बोल रहा है मान लो तो मैंने ये मान लिया, ये बोल रहा है शो करो। तो अगर ऐसा हो जाए तो हमेशा ये चीज होल्ड करनी चाहिए कि जब जब वैल्यू छोटी है तो मॉड लेने के बाद भी छोटी आनी चाहिए। ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल अगर है, नहीं हो रहा तो स्टेटमेंट फॉल्स है। पूरी दुनिया में एक भी काउंटर एग्जाम्पल आपके रिजल्ट को फेल कर देता है। मान लो मैंने एफ एक्स की वैल्यू मान ली एक्स, इंटरवल मैंने ले लिया, यही ले लेते हैं -2 से -1। इस बार मेरा x1 का काम कौन कर रहा है, -2, x2 का काम कौन कर रहा है, -1। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन भी साथ साथ देखते हैं। x1 छोटा होना चाहिए x2 से, तो मेरा x1 छोटा है x2 से, वो मुझे पता है, वो मैंने ऐसा ही माना। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो fx1 छोटा होना चाहिए fx2 से। fx1 कितना होगा, -2, fx2, x2 क्या है, -1। फंक्शन क्या करता है, सेम चीज लेता है तो -1। दैट इज एफ ऑफ x1 छोटा आ रहा है fx2 से, तो मेरा फंक्शन f तो इंक्रीजिंग है। अब वो क्या कह रहा है, क्या मॉड f भी इंक्रीजिंग होगा, लिख के देखते जाओ, अपने आप समझ आ जाएगा। मॉड fx1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -2 दैट इज 2। मॉड fx2 कितना हो जाएगा,
मॉड ऑफ -1 दैट इज 1। तो मुझे नंबर्स तो हैं, हमें पता ही है, दैट इज 1 छोटा होता है 2 से, दैट इज सेम एग्जाम्पल में ही काउंटर एग्जाम्पल देना है, ये नहीं कि उसका एक अलग एग्जाम्पल इसका अलग एग्जाम्पल। इम्प्लीकेशन का मतलब ही यही होता है। तो इस बार मॉड fx2 छोटा आ गया fx1 से, बट x1 कैसा था, x2 से छोटा। वैल्यू बड़ी हुई तो फंक्शन की वैल्यू छोटी हो गई, मतलब मेरा मॉड fx कैसा है, नॉट इंक्रीजिंग। नॉट इंक्रीजिंग मतलब दैट इज f इज इंक्रीजिंग बट मॉड fx इज नॉट इंक्रीजिंग। तो मेरी एक इम्प्लीकेशन तो होल्ड कर फेल कर गई, दैट इज f is increasing does not implies mod fx is increasing। तो मेरी फर्स्ट इम्प्लीकेशन तो फेल कर गई। अब सेकंड के लिए देखना है, और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि एक फेल कर गई तो दूसरी करेगी ही करेगी। दूसरी पास भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है। इस बार मुझे चेक करना है, टू चेक वेदर mod fx is increasing implies f is increasing। सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। लेट fx is equals to -x। इन 1 से लेके 2। फिर से x1 is 1, x2 is 2। आप कोई भी एग्जाम्पल सोचो, आपकी मर्जी है। पूरी दुनिया में एक भी एग्जाम्पल अगर ऐसा है जो आपके रिजल्ट को फेल कर रहा है तो आपका रिजल्ट गलत है। दैट इज x1 छोटा है x2 से, मुझे देख के पता चल रहा है। fx1 कितना होगा, -1। fx2 कितना होगा, -2। दैट इज -2 इज लेस देन -1, दैट इज fx2 इज लेस देन fx1। तो मेरा फंक्शन f कैसा है, नॉट इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मत लिखो क्योंकि पूरा कंटेक्स्ट इंक्रीजिंग की फॉर्म में है, तो नॉट इंक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, देख के मुझे पता चल रहा है क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग की डेफिनेशन पता है। आपको भी पता है डिक्रीजिंग की डेफिनेशन, कि आप छोटे हो रहे हो तो वैल्यू डिक्रीजिंग। तो मेरा f तो नॉट इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं मॉड fx की। तो मॉड fx1 कितना होगा, मॉड ऑफ f1 दैट इज -1 का मॉड इज 1, मॉड ऑफ fx2 इज इक्वल्स टू 2। तो 1 छोटा है 2 से, दैट इज मॉड fx1 इज लेस देन मॉड fx2। तो मतलब मॉड f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि बड़े पॉइंट पे वैल्यू कैसी है, बड़ी। तो मेरा मॉड तो इस बार इंक्रीजिंग था, बट f इंक्रीजिंग नहीं है, दैट इज mod f is increasing but f is not increasing। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, दैट इज mod f is increasing does not implies f is increasing। तो मेरी दोनों इक्वालिटीज होल्ड नहीं करती, दैट इज रिजल्ट इज फॉल्स। अच्छा, एक और बात, अगर एग्जामिनर पहले पूछता है कि रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स, एक होल्ड कर जाए एक होल्ड ना करे तो भी फॉल्स। जब सब कुछ सच होगा तो वो सच माना जाएगा, दोनों होल्ड करती हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी फेल कर जाती है तो फॉल्स, यहाँ तो बाय चांस दोनों ही फेल कर गई। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि फॉर टू रियल नंबर्स a and b are equal if and only if modulus of a minus b is less than epsilon for every epsilon greater than 0। ये बहुत छोटा सा
प्यारा सा रिजल्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये कह रहा है कि फॉरवर्ड पार्ट में मान लो लेट ए इज इक्वल्स टू बी, ए कह रहा है ए और बी बराबर है, और वो कह रहा है कि इनका मॉड्यूलस हर एप्सिलॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एवरी, फॉर सम, ये आपको समझना है। एप्सिलॉन क्या होता है? पहली बात, एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर होता है 0 और 1 के बीच में लेते हैं। अब ये किसी लिए काम आता है कि जैसे याद करो स्कूल में लिमिट कंटिन्यूटी सिखाते थे, तो क्या बोलते थे कि 3 पे जाना है तो 3 पे मत जाओ, पहले 2.7, 2.8, फिर 2.9, फिर 2.99, फिर 3.1, 3.2, 3.2222, ऐसे करते करते आपको बोलते थे कि उस नंबर के पास पहुंचो धीरे धीरे, एकदम उस नंबर पे मत जाओ। जब लिमिट और कंटिन्यूटी करते थे तो वहां पे वो यही कहता है कि जिस पॉइंट पे जाना है उसको छोड़ के पहले थोड़ा एप्सिलॉन माइनस कर दो, फिर थोड़ा एप्सिलॉन प्लस कर दो, फिर उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करो। तो एप्सिलॉन हमें एट द एंड वहीं लेके जाता है, लेकिन धीरे धीरे, जिससे कि हमें समझ में आए कि फंक्शन चलते चलते कैसा दिख रहा है। आगे हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी क्या होती है, वहां के लिए समझना बहुत जरूरी है एप्सिलॉन क्या होता है। 0 और 1 के बीच का नंबर होता है, किसी को हाफ अच्छा लग रहा है, किसी को 1/n अच्छा लग रहा है, बस। अब फॉर ऑल है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1/n, 1/n, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अपॉन में जितनी बड़ी बड़ी वैल्यू होती जाएगी उतना आप जीरो की तरफ अप्रोच करते जाओगे। बस आपको कभी भी ये नेगेटिव नहीं लेना होता। इस बार मुझे बोल रहा है ए और बी बराबर है, ये प्रूव करके दिखाओ। सिंस ए इज इक्वल्स टू बी, तो mod a minus b is equals to 0, that is for every epsilon greater than 0, mod a minus b is less than epsilon whenever epsilon exists and tends to 0। अब ये क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है और मेरी वैल्यू मॉड ए माइनस बी बराबर दे रखी है मुझे, तो ध्यान से देखो ए और बी बराबर हैं, तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू ही तो है। यही तो वो कह रहा है कि एप्सिलॉन हमेशा कैसा लो, 0 से बड़ा। क्योंकि ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू है तो मेरा रिजल्ट होल्ड करता है। कन्वर्सली लेट कुछ है नहीं प्रूव करने के लिए, मान लो ये चीज़ होल्ड करती है फॉर एवरी एप्सिलॉन। अब क्योंकि ये हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड करती है जो 0 से बड़ा है, तो दैट इज एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ए माइनस बी का मॉड टेंड्स टू 0। तो ए माइनस बी का मॉड कैसा हो गया, 0 से छोटा। अब ऑलरेडी मुझे पता है कि मॉड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस बार कैसा आ रहा है, 0 से छोटा। इसी से बड़े हो इसी से छोटे हो तो कैसे हो जाओगे, इसी के बराबर। जैसे ही ये दोनों बराबर हुए, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, ए माइनस बी इज 0, तो ए इज इक्वल्स टू बी। यही मुझे प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एफ ए से बी तक है, जी सॉरी एफ ए से बी तक है, जी मेरा बी से सी तक है। कॉम्पोजिशन की बात कर रहा है, तो टू शो क्या करने के लिए कह रहा है, पहले वही लिख ले देते हैं। जी ऑफ एफ इज 1 1 and on to then। पहली बात प्रूव करने के लिए कह रहा है एफ इज 1 1 एंड सेकंड प्रूव करने के लिए कह रहा है एफ इज, सेकंड प्रूव करने के लिए कह रहा है जी इज ऑन टू। स्टार्ट करते हैं। पहले तो फंक्शन समझते हैं, फंक्शन है कैसा। ध्यान से देखो तो एफ दे रखा है मुझे ए से लेके बी तक, ये एफ है। फिर मुझे जी दे रखा है बी से लेके सी तक। ये जो पूरा फंक्शन है इसका नाम क्या है, गॉफ। कैसा होता है हमारा गॉफ फंक्शन, अगर एक्स आ रहा है तो ये कैसा होगा, जी ऑफ एफ एक्स, जहाँ एक्स कहाँ से आ रहा होगा, ए से। तो ये कुछ नहीं करता, यहाँ एक्स आता है, पहले एफ उसको कहाँ ले जाता है, बी में, फिर उस पर जी अप्लाई हो जाता है, उसको कहाँ ले जाता है, सी में। तो पूरा फंक्शन जी एफ अप्लाई करो या ऐसे लिखो, बात ही क्या है, ये मेरी डेफिनेशन है। डेफिनेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है, उसी से प्रूव हो जाता है।
हर रिजल्ट का प्रूफ उसकी डेफिनेशन में होता है। साथ में 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये मेरी कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन जो हमें पहली चीज़ चाहिए होगी। सेकंड मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 1 की। पहले सिंपल फंक्शन की बात करते हैं, सिर्फ डेफिनेशन समझा रही हूँ, तो ना एफ यूज़ कर रही हूँ ना जी। 1 1 एच यूज़ करते हैं, एच इज़ 1 1, दैट इज लेट क्या करोगे, एच ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एच ऑफ x2। टू शो क्या करना होता है, x1 इज इक्वल्स टू x2। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो वैल्यूज सेम है तो ही वो सेम जगह पे जाके मैप होंगी। अगर एच एक्स वन इज इक्वल्स टू एच एक्स टू है तो प्रूव करके दिखाओ x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर आपकी मैप होने के बाद वैल्यू सेम है तो पहले भी वो सेम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ तो आपकी वैल्यू सेम आ रही है लेकिन यहाँ से दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो उस पर अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन 1 1 नहीं है। एक और डेफिनेशन जो मेरे काम आएगी वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कैसा होता है, एच इज वेल डिफाइंड। बहुत रफ में बता रही हूँ कि एक डेफिनेशन क्या है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसी होती है सिर्फ रिकॉल करा रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इफ x1 इज इक्वल्स टू x2, टू शो करके बताओ एच एक्स वन इज इक्वल्स टू एच एक्स टू। अगर पहले वैल्यू बराबर थी तो मैप होने के बाद भी बराबर ही है। वेल डिफाइंड तो जब फंक्शन डिफाइन हो जाता है तो वो वेल डिफाइंड है। एक और डेफिनेशन जो हमारे काम आएगी वो ये है, ये कहता है कि अगर हम x से लेके y तक जा रहे थे, एक्स वाई यूज कर रही हूँ क्योंकि ABC क्वेश्चन में है, ये एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको सिर्फ रिकॉल करना है क्या होता है। ऑन टू का मतलब क्या है, जब जब यहाँ से कोई पॉइंट आएगा तो देयर एग्जिस्ट, एक x ढूंढ के बताओ x से, सच दैट एच एक्स किसके बराबर होगा, y के। ऑन टू क्या कहता था, जब जब यहाँ कोई पॉइंट होगा यहाँ कोई ना कोई एक्स होगा जो इस पे जाके मैप हो रहा होगा। तो ये मुझे चीज़ें यूज़ करनी है। 1 1 ऑन टू मुझे गिवन है, मुझे फंक्शन कैसा दे रखा है, 1 1 एंड ऑन टू, जी ओ एफ मुझे 1 1 ऑन टू दे रखा है। तो लेट गॉफ जो कि कहाँ से कहाँ तक था, ए से लेके सी तक, बी 1 1 एंड ऑन टू। फर्स्ट पार्ट टू शो करने के लिए क्या कह रहा है, टू शो करके दिखाओ एफ इज 1 1। 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है, अपनी डोमेन में से। अब डोमेन और रेंज के कंसेप्ट में इस क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। ये क्या कहता है कि अपनी डोमेन में से दो पॉइंट्स लो, एफ को 1 1 प्रूव करना है, तो दो पॉइंट्स लो x1 x2 जो कि कहाँ से आ रहे होंगे, डोमेन से। डोमेन क्या है एफ के लिए, ए, जिन पे वैल्यू बराबर है। टू शो क्या करके दिखाना चाहते हैं हम, x1 इज इक्वल्स टू x2, इससे मेरा एफ क्या प्रूव हो जाएगा, 1 1। अब ये चीज मुझे गिवन है, सिंस एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, ये गिवन है, एंड जी इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता था, जब पॉइंट्स बराबर हैं तो उन पे फंक्शन लगा दो, वो भी कैसा होगा, बराबर। फंक्शन कौन है, जी, पॉइंट्स कौन है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू। तो मैं ये लगा सकती हूँ इसके ऊपर जी। जैसे ही हमने ये वैल्यू लगाई, यहाँ से यहाँ तक आए हम, पहली डेफिनेशन वेल डिफाइंड की, सिर्फ डेफिनेशन लगेगी और क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या है, किसकी डेफिनेशन, कॉम्पोजिशन की, फिर से बाय डेफिनेशन, वो भी बाय डेफिनेशन, दैट इज x1 इज इक्वल्स टू x2। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे गॉफ कैसा दे रखा है, 1 1। मतलब जब जब फंक्शन किसी पॉइंट पे बराबर तो वो पॉइंट्स बराबर, अगर आपका फंक्शन 1 1 है तो ये 1 1 दे रखा है, यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड दैट इज f इज 1 1। सिर्फ दो डेफिनेशन लगाई हैं बस। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए कह रहा है, टू शो करके बताओ g इज ऑन टू। ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है, ये C था, सेकंड पार्ट में प्रूव करने के लिए कह रहा है G इज ऑन टू, ये B था ये C था। तो मुझे यहाँ एक पॉइंट लेना है और यहाँ उसके लिए मुझे कुछ ढूंढ के दिखाना है जो इस पे मैप हो रहा होगा। तो मुझे डेफिनेशन से ये तो समझ में आ गया कि पॉइंट कहाँ से उठाना है, C से।
तो लेट z बिलोंग्स टू C। टू शो क्या करना चाहती हूँ ये मन में सोचना है। देयर एग्जिस्ट कुछ ना कुछ, कहाँ से, B से, सच दैट g ऑफ वही कुछ वैल्यू इज इक्वल्स टू z होगा। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो लेट दैट इज z बिलोंग्स टू C। अब एक फंक्शन मुझे ऑन टू दे रखा है, सिंस z बिलोंग्स टू C एंड g ऑफ f इज ऑन टू। अब ध्यान से देखो यहाँ कुछ है, मेरे पास C में एक पॉइंट है z, और यहाँ से यहाँ तक जाने वाला फंक्शन जो कि गॉफ है वो ऑन टू दे रखा है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, जो आपकी डोमेन होगी उसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा जो इस पे मैप हो रहा होगा। तो इस बार ऑन टू की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A such that g of x is equals to C। ये मुझे मिला बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू। अब सेम कॉपी कर रही हूँ, दैट इज x बिलोंग्स टू A such that g of fx is equals to C। एक बार जरा अपना टू शो देखो, मुझे कुछ ढूंढना था जो B से आ रहा था, किस पे जाके मैप हो रहा था, सॉरी यहाँ z है, पॉइंट क्या उठाया था z, तो z कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से z उठाया था तो जो x था वो किस पे मैप हो रहा था, z से। मैंने गलती से लिख दिया था z, उसको मैंने एज इट इज सॉल्व करके लिख दिया g ऑफ एफ एक्स। यहाँ मैंने कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन लगाई, तो ये मेरा क्लेम होल्ड कर गया। दैट इज देयर एग्जिस्ट, मेरा डैश किसने भर दिया, ये वाला कौन मिल गया मुझे, एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या मैं गारंटी दे सकती हूँ एफ एक्स बी में है? अगर मेरा एक्स ए से आ रहा है तो एफ उसको कहाँ लेके जाएगा, पक्का बी में। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया बी से जिसका नाम है एफ एक्स, सच दैट जी ऑफ वही पॉइंट कहाँ जाके मैप हो रहा है, जेड पे। तो मेरी डेफिनेशन होल्ड कर गई, दैट इज जी इज ऑन टू। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि आपको इस बार काउंटर एग्जाम्पल देना है। ओहो, बहुत बार 11th 12th में कर चुके हो, जहाँ 1 1 ऑन टू पढ़ते थे वही एक क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है एज इट इज।